हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नमस्ते सभी अभिभावक और टीचर्स जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर 2021 का सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो बच्चों, कम विद मी, आज हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन पार्ट। तो बच्चों, अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप सबको पता है क्या करना है, लाइक बटन पे हिट करना है। आप सभी इसे इंडिया के सभी बच्चों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सीबीएसई एग्जाम को बेटर क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आपको उसके सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। तो मार्किंग स्कीम, रिवाइज सिलेबस जानने के बाद तीसरा स्टेप है हमारा टारगेट अचीव करने के लिए कि हमें सारे सैम्पल पेपर सीबीएसई के सॉल्व करने हैं। तो सीबीएसई 2021 के सैम्पल पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं और हमारा टारगेट है इंडिया के बच्चों 100% रिजल्ट इन साइंस, 100% मार्क्स इन साइंस। तो आपकी मेंटर और सिंथेसिस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी के साथ है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बच्चों, सेक्शन ए हमने बात की थी कि सेक्शन ए में आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे 1-1 मार्क क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो कि हमारे सैम्पल पेपर में आया है वो है लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। फेरस सल्फेट को अगर आप ड्राई टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं तो क्या 2 ऑब्जर्वेशन आप लोग देखेंगे। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बताइए मेरे को। FeSO4। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं सभी, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। अब बच्चों, ये क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं बच्चों ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो फेरस ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये होता है फेरस ऑक्साइड। अब बच्चों, पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका, पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि लाइट ग्रीन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा रेडिश कलर में। आप सभी जानते हैं कि फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, एप्पल के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है ना फेरिक ऑक्साइड की लेयर, फेरस ऑक्साइड की लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, वो रेडिश सी कलर की होती है। तो सबसे पहले लाइट ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा रेडिश कलर में। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक कलरलेस गैस का अपीयरेंस होगा, एक कलरलेस गैस रिलीज होगी। तो 2 ऑब्जर्वेशन हमसे पूछे गए थे तो 2 ऑब्जर्वेशन हमने बता दिए। अब दूसरा देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स formed when 1 ml of dilute hydrochloric acid is added to sodium metal, ठीक है। जब 1 ml of dilute HCl ऐड होगा बच्चों सोडियम मेटल के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा बच्चों और H2 गैस रिलीज होगी। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बनेगा बच्चों और H2 गैस रिलीज होगी। आई बात सभी बच्चों को समझ में? ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Write the chemical name and chemical formula of the salt used to remove permanent hardness of water. केमिकल नेम लिखना है और केमिकल फॉर्मूला लिखना है हमें उस सब्सटेंस का, उस सॉल्ट का जो कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है। आप और मैं सभी जानते हैं कि वॉशिंग सोडा यूज होता है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। सारे इंडिया के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सभी को पता है Na2CO3.10H2O इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बट अब सीबीएसई क्या है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। सीबीएसई ने क्या सवाल पूछा है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। इसका केमिकल नेम होता है बच्चों, बताइए मुझे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलॉगस सीरीज। सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं होमोलॉगस सीरीज वो सीरीज होती हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है बच्चों। सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि अगर OH है तो ये सेम OH वाला जो सीन है वो हर उसमें रहे, चाहे कार्बन उसके अंदर 2 हो, 3 हो, 4 हो, फर्क नहीं पड़ता। फंक्शनल ग्रुप जब सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब आप बताइए कि इसमें से कौन सी चीज ऑब्जर्व नहीं होती है एक होमोलॉगस सीरीज में। तो बच्चों, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई चेंज नहीं होता, सबसे पहला ऑप्शन ये दे रहा है।
डिफरेंस इन CH2 एंड 14U मॉलिक्यूलर मास, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप। तो पहले वाला ऑप्शन बच्चों बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी होमोलॉगस सीरीज में चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो सकती है? केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा एक होमोलॉगस सीरीज में सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो सकती हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून? आप और मैं सभी जानते हैं ये बात कि नून के टाइम पे सन की जो रेज है उसकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है। ठीक है, सन की रेज की स्कैटरिंग मिनिमम होने के कारण बच्चों जो सन है वो नून के टाइम पे हमें वाइट दिखाई देता है। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। both a spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of -15 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, मिरर भी और लेंस भी दोनों की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में बता रहा है। फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है उसका मतलब क्या है बच्चों कि ये मिरर भी कैसा है, कॉनकेव है, और लेंस भी कैसा है, कॉनकेव है। क्योंकि कॉनकेव चाहे मिरर हो या लेंस, उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है बच्चों। ठीक है, इसका इक्वली आंसर प्लेनो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है। ठीक है, बट कॉनकेव लेंस की हमेशा क्या होती है बच्चों, जो चाहे मिरर में हो चाहे लेंस में हो, फोकल लेंथ कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object. Where is the object placed? अब बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से बच्चों आपको रे डायग्राम्स बताए गए हैं। तो उन पोजीशंस के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि इमेज रियल होनी चाहिए, दूसरी है इन्वर्टेड होनी चाहिए, तीसरी है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर होनी चाहिए। अब देखो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। अब कहाँ हमारी जो ऑब्जेक्ट है हम उसे प्लेस करें, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहाँ प्रेजेंट हो हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो F और C के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, इमेज जो है वो इन रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, प्लस कैसी बनती है, लार्जर इन साइज बनती है, नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है उससे, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बनती है साइज में। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है, रियल होनी चाहिए इमेज, इन्वर्टेड होनी चाहिए इमेज, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है। तो पोजीशन क्या होगी बच्चों, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की। उसके बाद देखिए, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है किसी भी लेंस में जहाँ पे लाइट जो है वो डायरेक्टली क्रॉस करती है बिना किसी डेविएशन के। तो आप और हम सभी जानते हैं ये बात कि ऑप्टिकल सेंटर ऐसा प्लेस होता है किसी भी मिरर या लेंस में। जब हम रूल्स पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के, तो सबसे पहली चीज़ ये पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होता। ठीक है, लाइट जो है वो लाइट रे हमेशा एकदम अनडेविएटेड क्रॉस करती है। तो बच्चों अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर 2 कॉइल्स wound on a non-conducting cylindrical rod। ये 2 कॉइल्स हैं बच्चों, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, और इन दोनों कॉइल्स को किस पे वाउंड कर दिया गया है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड पे इन दोनों कॉइल्स को वाउंड कर दिया गया है। इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट। सबसे पहले की जो है वो इंसर्टेड नहीं है सर्किट में, लेटर द की इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव शॉर्टली आफ्टर। फिर लेटर, पहले तो की जो थी वो इंसर्टेड नहीं थी, बाद में की को इंसर्ट कर दिया गया, की को इंसर्ट कर दिया गया और फिर उसे शॉर्टली वापस विड्रॉ कर दिया गया। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या जो है, व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो क्या चेंजेस आपको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से देखने को मिलेंगे बच्चों। गैल्वेनोमीटर सबसे पहले देखो कि अगर क्या है, की इंसर्टेड नहीं है, तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यूं होगी, ठीक है,
और तुरंत फिर उसके बाद जैसे हम की इंसर्ट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या है, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा बच्चों, हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो अब उसकी नीडल क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, उसकी अचानक से डिफ्लेक्ट होगी नीडल और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन, सबसे ऑब्जर्वेशन जो था कि गैल्वेनोमीटर से आप क्या ऑब्जर्व करोगे। गैल्वेनोमीटर का ऑब्जर्वेशन ये होगा कि उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा और वो भी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसके अलावा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा बच्चों, इसके अलावा दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि उसकी जो रीडिंग होती है दैट विल डाई आउट शॉर्टली, उसकी रीडिंग विल डाई आउट शॉर्टली, क्योंकि हमने की पहले नहीं लगा रखी थी, फिर की अचानक से इंसर्ट की तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और फिर द डिफ्लेक्शन विल बी डाई आउट क्विकली। ठीक है, समझ में आया? थम्स अप। ओके चिल्ड्रन, चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप और मैं सभी जानते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चों। कुछ चीज़ें जो है जैसे रे डायग्राम पहले में कंप्लीट नहीं बना पाई थी, तो आप अंडरस्टैंड करिएगा। इसकी जो पीडीएफ है सोल्यूशन की, वो सोल्यूशन की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के कारण पूरा बराबर नहीं दिख पा रहा होगा आपको, तो आपको इसका सोल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? थम्स अप इंडिया, यो बेबी। ओके, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ड्रॉ करनी है अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? राइट हैंड थंब रूल देखिए। राइट हैंड थंब रूल्स क्या होता है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, आई बात समझ में? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। पैरेलल के अंदर दो अनइक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो गए हैं, एक है R1 एक है R2। तो इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टू रेजिस्टर्स। ये देखो पैरेलल के अंदर बच्चों दो रेजिस्टर्स हैं, आपको कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप वोल्टेज ड्रॉप के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए बच्चों, आप और हम सभी जानते हैं कि पैरेलल के अंदर जब भी दो रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं तो उनका वोल्टेज जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। पैरेलल में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि इनका वोल्टेज जो है चाहे वो R1 के अराउंड हो चाहे वो R2 के अराउंड हो, दोनों के वोल्टेजेस कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सम वर्क इज डन टू मूव अ क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन स्पेस। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन एज V। ठीक है, द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इन टर्म्स ऑफ Q एंड V इज। ये इंटरनल चॉइस है बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट इजी लगता है तो आप फर्स्ट कीजिए। सेकंड में ये कह रहा है कि कोई क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज को आपको क्या करना है, इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट तक, इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट तक लेके जाना है। तो बच्चों उस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप और मैं सभी जानते हैं W इज इक्वल टू QV। वर्क डन कितना होगा, Q इंटू V। यहाँ पे Q क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। V क्या होता है बच्चों, वोल्टेज। तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल टू QV। ठीक है बच्चों, और इसको हम एक टर्म भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी ए बी पॉइंट पे ले जाने के अंदर जो पोटेंशियल लगता है, जो वर्क डन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 सभी को क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स जस्टिफाइड। वॉल देखो, वेन्स जो होती हैं, हम हमेशा आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज की बात करते हैं तो हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि आर्टरीज की थिकर वॉल होती है, ठीक है, उनकी ल्यूमन स्मॉल होती है, और वेन्स में क्या होता है, ल्यूमन बहुत बड़ी होती है और उनकी वॉल्स कैसी होती है, वेन्स की बहुत थिन होती है। ठीक है, तो बच्चों थिन वॉल्स का कारण क्या होता है, थिन वॉल्स इसलिए होती है क्योंकि ब्लड पे
वेन्स में कोई प्रेशर नहीं लग रहा होता, ब्लड पे कोई प्रेशर वेन्स के अंदर नहीं लग रहा, इसीलिए क्या होता है, वेन्स की वॉल एकदम थिन होती है। क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो वेन्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा, इसीलिए वेन्स की जो वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। उसके बाद वॉल्व्स क्यों होते हैं भाई, वॉल्व्स इसलिए होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ताकि इम्प्योर ब्लड जो है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, वो ब्लड वापस बैक फ्लो में ना आ जाए, इसीलिए बच्चों वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। तो हमारे आंसर का जस्टिफिकेशन हो गया, इंडिया के सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ओके, धक धक गो विद सिंथेसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अच्छा बच्चों, अब देखिए, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल क्यों अडेप्टेड होती है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब बच्चों, आप और हम सभी जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज विलाई दैट आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे उसके डाइजेस्टिव सरफेस, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, वहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया पे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि विलाय होते हैं, ये ईज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को। फिर देखिए, और में हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, आउट ऑफ गोट एंड टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई योर आंसर। तो गोट और टाइगर दोनों में से किसके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन है, किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर है। तो बच्चों, गोट एक हर्बीवोरस एनिमल है और टाइगर एक कार्निवोरस एनिमल है। आप और हम सभी जानते हैं कि हर्बीवोरस एनिमल्स को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। उन्हें डाइजेस्ट करना है सेल्यूलोज, बिकॉज वो तो कुक्ड फूड खाते नहीं है हमारी तरह, उनको तो वॉन्डर करना पड़ता है, खाना कहीं से भी मैनेज करना पड़ता है, ट्री ब्रांचेस खानी पड़ती हैं। तो बच्चों, गोट की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, गोट की स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर एनिमल टाइगर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ओजोन एक डेडली पॉइजन होने के बाद में भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए इतना एसेंशियल फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। आप और हम सभी जानते हैं कि ओजोन जो है, हालांकि वो एक डेडली पॉइजन है, बट वो हमको यूवी रेस से बचाता है। सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओजोन की लेयर की वजह से ही हम तक नहीं पहुंचते हैं बच्चों। ठीक है, तो ओजोन डेडली पॉइजन होने के बाद में भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगा तो यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आएगी, और यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आने का मतलब है कि आपको स्किन डिजीजेस, आईसाइट प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा यूवी रेस जो है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को भी कम कर देती हैं, साथ में जो क्लोरोफिल जो है उसको भी अफेक्ट करती हैं, तो बहुत हार्मफुल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, और में गिव अ रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल्स। आप और हम सभी जानते हैं बच्चों कि हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, एनर्जी 90% ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस होती है एज हीट। ठीक है, आपको पता है प्रोड्यूसर्स जो है वो सन से एनर्जी लेते हैं। उसके बाद हर स्टेप पे आपको पता है फूड चेन में क्या होता है बच्चों, फूड चेन में हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने उनको फूड की तरह कंज्यूम किया, ठीक है, उससे एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% ही हुई। हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो केवल 10% का होता है, बाकी की 90% जो एनर्जी है वो हीट लॉस की तरह वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों, अगर मोर देन 4 स्टेप होंगे, किसी भी फूड चेन के 4 स्टेप से ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, लास्ट वाले स्टेप के पास एप्रोप्रिएट एनर्जी होगी ही नहीं, लास्ट वाले स्टेप के पास एप्रोप्रिएट एनर्जी नहीं बचेगी। इसीलिए क्या होता है बच्चों कि लिमिटेड स्टेप्स की ही फूड चेन होती है, जनरली 3 to 4 स्टेप्स। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस के अच्छे आंसर्स आप लोगों को मिल गए बच्चों। ओके, उसके बाद देखिए, स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड।
अब बच्चों पेनक्रियाज का क्या रोल होता है फूड डाइजेशन में? सबसे पहले पेनक्रियाज बच्चों जो स्टमक से फूड एसिडिक आता है, पेनक्रियाज उसको एल्केलाइन कर देते हैं, क्योंकि स्टमक से जो फूड आया था वो कैसा था? एसिडिक था। हमें पता था कि HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम कर देता है फूड का। तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये उसको एल्केलाइन कर देता है। दूसरा होता है कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले सिक्रीशंस, पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले सिक्रीशंस थे, पेनक्रियाज से रिलीज होने वाले सिक्रीशन फैट्स का भी इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो 2 रीजन बहुत है, हालांकि आपको लिखना एक ही है बट स्टिल आप 2 रीजन लिख सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो एसिडिक को एल्केलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरे पेनक्रियाज का सिक्रीशन जो है वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं। चलो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ना, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 जो हैं उनमें 2 सेंटेंसेस दिए होंगे। ठीक है, एक असर्शन से लेबल हुआ होगा और दूसरा रीजन होगा। एक असर्शन दिया होगा, दूसरा रीजन दिया होगा। आपको क्या करना है? करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है ABCD में से। ठीक है, आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे, एक असर्शन का सेंटेंस होगा, एक रीजन का सेंटेंस होगा। अब आपको सिलेक्ट करना है 4 में से एप्रोप्रिएट आंसर। अब देखो 4 क्या है? बोथ A and R आर ट्रू, बोथ असर्शन और रीजन ट्रू हो, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा है असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। फिर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। थर्ड चीज है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। assertion is false but reason is true। assertion तो false है but reason इसका true है। तो बच्चों ये 4 कोड्स हैं, हमें दिए गए होंगे assertion और reason क्वेश्चन नंबर 14 to 16 में। अब हमें सिलेक्ट करना है इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 14 हमें दिया गया है। assertion क्या दिया गया है बच्चों? After whitewashing the walls, a shiny white finish on walls is obtained after 2 or 3 days। बात तो एकदम सही है कि वॉल्स को वाइट वॉश करने के बाद आपको एक शाइनी वाइट फिनिश देखने को मिलती है 2 से 3 दिन के बाद। बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ गिव्स शाइनी वाइट फिनिश। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म करने के लिए, बट ये रीजन नहीं होता उसके शाइनी अपीयरेंस का। असर्शन एकदम सही है कि वाइट वॉशिंग के बाद जो है वाइट शाइनी फिनिश आ जाती है, ये बात एकदम सही है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों? ये दोनों बात तो सही है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। आई बात समझ में बच्चों? रीजन जो है इसका गलत है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। तो ये रीजन यहाँ पे गलत हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? सेंटेंस गलत हो गया बच्चों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा इसका असर्शन तो सही है, इसका रीजन फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बच्चों इसका करेक्ट आंसर है सी। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। रीजन जो है वो गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। फूड चेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स के लिए। ठीक है, हाँ पॉसिबल है। बायोमैग्निफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो टॉक्सिसिटी है वो आपकी बॉडी में कहाँ से आती है? फूड चेन से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी एक्यूमुलेट हो सकती है। तो ये बात सही है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। बिल्कुल सही बात है। लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स भी बहुत खतरनाक होती हैं, कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स होती हैं।
और वेरी भी कर सकती है, चाहे लेंथ हो चाहे कॉम्प्लेक्सिटी हो फूड चेन की। तो बच्चों दोनों बातें सही हैं। फूड चेन रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मफुल केमिकल्स की एंट्री के लिए, और दूसरी बात भी बिल्कुल सही है, जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन्स की वो भी वेरी करती है ग्रेटली। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बट असर्शन जो है वो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब देखो दूसरा, देखो असर्शन दिया हुआ है ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल्स। बिल्कुल सही बात है कि ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पे। हम हमेशा देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा होते हैं, फिर कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टॉप कंज्यूमर्स। तो सबसे ज्यादा नंबर्स किसके होते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर्स के होते हैं। प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा नंबर पे प्रेजेंट होते हैं। अब रीजन क्या दिया हुआ है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होती है, बट ये इसका रीजन करेक्ट नहीं है बच्चों। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स, इसका रीजन ये होता है कि बच्चों अगर प्रोड्यूसर के लेवल पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, अगर प्रोड्यूसर्स की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी और कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो कंज्यूमर्स तो स्टारवेशन के कारण ही मर जाएंगे। अगर फूड ज़्यादा नहीं होगा और फूड को कंज्यूम करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो स्टारवेशन से ही डेथ हो जाएगी, है ना। तो बच्चों इसीलिए हमेशा प्रोड्यूसर्स जो हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल जो हैं उसमें ग्रेटर इंडिविजुअल होते हैं एज कंपेयर टू हायर ट्रॉपिक लेवल। तो बच्चों ये दोनों ही बातें सही हैं, बट एसर्शन जो है वो एसर्शन का जो रीजन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बात तो दोनों ही सही है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ geneticist crossed a pea plant having violet flowers with a pea plant having white flowers। एक जेनेटिसिस्ट ने क्या किया बच्चों कि क्रॉस किया, क्या एक पी प्लांट को क्रॉस किया, वॉयलेट फ्लावर्स वाले पी प्लांट को क्रॉस किया हैविंग वाइट फ्लावर्स। ठीक है, ही गॉट ऑल वॉयलेट फ्लावर्स इन फर्स्ट जनरेशन, उसको सारे वॉयलेट फ्लावर्स ही मिले फर्स्ट जनरेशन में। बिल्कुल सही बात है। वाइट फ्लावर जीन इज नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसके अंदर रीजन दिया हुआ है कि वाइट फ्लावर वाला जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं। ये इसका बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है बच्चों, ये बिल्कुल इसका ठीक रीजन है। वाकई में वाइट कलर का जीन जो है वो फर्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं हुआ, वो पास नहीं हुआ। इसीलिए बच्चों क्या है कि वॉयलेट कलर के जो फ्लावर्स हैं उनको जब क्रॉस किया गया वाइट फ्लावर्स के साथ, तो हमें वॉयलेट फ्लावर्स ही मिले फर्स्ट जनरेशन में। तो आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 to 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 to 20 अलग टाइप के हैं। अब इनमें क्या है, पहले वाले क्वेश्चंस में असर्शन और रीजन मिल रहे थे हमें, 16, 17, 18, 19 चार क्वेश्चंस में हमने असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन देखे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20 हैं जो बच्चे, वो 5 सब पार्ट्स इंक्लूड करते हैं, उनमें 5 सब पार्ट्स हैं। अब यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दीज क्वेश्चंस। आपको कोई भी 4 सब पार्ट्स आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस में, मतलब आपको 5 सब पार्ट्स दिए होंगे क्वेश्चन के, आपको कोई भी 4 सब पार्ट्स क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, अब ये दिया हुआ है फर्स्ट, ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। सभी बात बच्चे जानते हैं कि सारी सेल्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वेरियस एक्टिविटी के लिए। दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट आइदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ये एनर्जी कैसे मिलती है बच्चों? फूड का जो है ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर उसके एब्सेंस में होता है तो इंडिया के बच्चों से क्या बोला जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे, क्या बात कह रहे हैं आगे? ये कह रहे हैं कि अब बताइए कि एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में एनर्जी है वो कैसे ऑब्टेन होती है? ब्रीदिंग से, टिश्यू रेस्पिरेशन से, ऑर्गन रेस्पिरेशन से, या डाइजेशन ऑफ फूड से। सभी जानते हैं कि टिश्यू रेस्पिरेशन से हायर प्लांट्स और एनिमल्स में एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड, अब सेकंड में आपको एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को देख के डरना नहीं है, ग्राफ की स्टडी सबसे इजी होती है। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द ब्लड
lactic acid concentration of an athlete during a race of 400 meter and shows the peak at D point. अब ये क्या है, ब्लड में लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्लॉटेड एक ग्राफ है, जहां पे क्या है बच्चों, कंसंट्रेशन, लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाई जा रही है एक एथलीट की। एथलीट एक 400 मीटर रेस में भाग रहा है, तो उसकी क्या कंसंट्रेशन है लैक्टिक एसिड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखो, ये ए बी सी, अब डी पे जाके हाईएस्ट हो रहा है और फिर ये ई। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन द एथलीट व्हाइल रनिंग इन 400 मीटर रेस, बिल्कुल ठीक बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट, कौन सा प्रोसेस इस इवेंट को एक्सप्लेन करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन या ब्रीदिंग? बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तभी क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ना। एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रही है, अगर एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन बॉडी को मिलती तो क्या होता, एनर्जी ज्यादा मिलती। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी कम मिलती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी जब भागते हैं, ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, ओवर फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे पैरों में, हमारे हैंड्स में, जो जिसमें भी ज़्यादा मूवमेंट होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से हमें सीवियर पेन भी महसूस होता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अब इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है, स्टडी द ग्राफ बिलो that represents the amount of energy supplied with respect to the time while an athlete is running at full speed. अब एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी एनर्जी सप्लाई होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम while an athlete is running in full speed, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड और जिस टाइम वो रन कर रहा है उनके बीच में दो प्लॉट्स हैं, ये है प्लॉट ए और ये है प्लॉट बी। अब देखो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट एंड जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड टू इट। अब इसमें करेक्ट क्या है, ए है, प्लॉट ए एरोबिक है और प्लॉट ए एरोबिक है, प्लॉट बी एनारोबिक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट, एरोबिक एंड हाई इन एनारोबिक। बात ही गलत है, आपको भी पता है कि एनर्जी किस में ज़्यादा मिलती है, एरोबिक में भी कि एनारोबिक में। ये कह रहा है एरोबिक में एनर्जी कम मिलती है और एनारोबिक में हाई मिलती है, बात ही गलत है, ठीक है। दूसरी देखो, प्लॉट ए एरोबिक का है, प्लॉट बी एनारोबिक का है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। अब देखो, दोनों प्लॉट को हम देखते हैं साथ में। तो बच्चों अभी हम प्लॉट चेक करते हैं कि फर्स्ट प्लॉट एरोबिक का है क्या। अब देखिए, फर्स्ट प्लॉट एरोबिक का है क्योंकि एनर्जी सप्लाइड जो है वो ज़्यादा है। एनर्जी सप्लाई किस में ज़्यादा होगी, एरोबिक में ज़्यादा होगी, तो ये एनर्जी सप्लाई ज़्यादा है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि प्लॉट ए एरोबिक रेस्पिरेशन का है, प्लॉट बी एनारोबिक रेस्पिरेशन का है, क्योंकि एनर्जी फॉल क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको नहीं मिल रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम मिलती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा मिलती है, तो प्लॉट बी बिल्कुल ठीक है। ये प्लॉट ए एरोबिक है, प्लॉट बी एनारोबिक है। जस्टिफिकेशन भी बिल्कुल ठीक है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक, तो थर्ड का बी पार्ट सही है। अब देखो बच्चों, पार्ट सी के पास चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ही खोटी बात है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का तो एब्सेंस है, ठीक है। दूसरा है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, होता है। रिलीज ऑफ एनर्जी कम होती है बट होता है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड। अब देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट में ही कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व किए जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो बच्चों देखो, फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ही गलत बात है। एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये बात गलत है। उसके बाद रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। रिलीज ऑफ एनर्जी, बिल्कुल रिलीज होता है। रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, बिल्कुल रिलीज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स को एप्रोप्रिएट नहीं मिलता है। तो बच्चों तीन पोर्शंस बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन मैच होता है ऑप्शन सी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये तीन बातें बिल्कुल सही है, तो फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है। करने बच्चों हमें 4 ही है, हर क्वेश्चन में 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट चॉइस पे चलते हैं।
स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, टेबल को स्टडी करना है और उस रो को सिलेक्ट करना है जिस रो में इनएप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन है एक तरफ, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन एरोबिक में नीडेड होता है, बिल्कुल सही बात है, एनारोबिक में नॉट नीडेड है। अमाउंट ऑफ एटीपी, एरोबिक में ज्यादा प्रोड्यूस होती है एटीपी, बिल्कुल सही बात है, एनारोबिक में एटीपी प्रोड्यूस कम होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर एरोबिक का एंड प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 और H2 है, बिल्कुल सही है, और एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट इथेनॉल और CO2 है, बिल्कुल सही बात है। लोकेशन, यहां गलती हो गई। अब देखो ये स्टेटमेंट कैसे ही मेरा इनकरेक्ट है बच्चों। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो साइट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो साइट होता है वो होता है साइटोप्लाज्मा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रो है इस टेबल की, ये इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वाली है। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है। सभी को समझ में आया? तो स्टे ट्यून्ड। अब आगे देखो बच्चों, 18th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 18:1 to 18:5। अब आपको दी हुई है कुछ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर, सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर की बात की गई है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म पॉजिटिव केटायंस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव केटायन बनाने की, किसी भी एटम की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव केटाइंस को बनाने की, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटालिक कैरेक्टर। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव। हम कोई चीज़ दान दक्षिणा करते हैं तो कैसा फील कर पाते हैं, पॉजिटिव। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और कौन सा कैरेक्टर बढ़ा, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में, और क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। देखो ऊपर से नीचे गए, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम हो जाता है। ये देखो ये एक छोटा एटम है और ये एक बड़ा एटम है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस का जो होल्ड है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, और यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस का जो बॉन्डिंग है वो कम है, तो यहाँ पे इजीली डोनेशन इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है। इसीलिए जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे ही एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, वैसे ही न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो कम होता जाता है, और वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती रहती है, और वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? From left to right, electropositivity decreases due to decrease in atomic size. अब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है। साइज कम होने के कारण न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होता है। टाइटली बाउंडेड होने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता नहीं है, जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए। मेटालिक प्रॉपर्टी उनमें नहीं हुई ना, वो होती है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन या एनायन इज कॉल्ड नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके लार्ज एनायंस बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं बच्चों, या फिर उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। द एलिमेंट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनायंस। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा, जो एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है ना वहाँ पे। तो अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। एटॉमिक रेडियस बढ़ते ही क्या हो गया, अपना जो बाहर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक टूट गया, वो डोनेट कर दिया, तो एक्सेप्शन की टेंडेंसी तो है ही नहीं।
उसके बाद ये कह रहा है कि अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। अब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अब देखिए इसके बेस पे हमें एक छोटा सा ग्राफिकल इंफॉर्मेशन दी हुई है बच्चों, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। अब हमसे पूछ रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो लेट्स आंसर। Which of the following correctly represents the decreasing order of metallic character of alkali metals plotted in the graph? ग्राफ में अब देखो इन चारों में से आप देखिए बच्चों कि कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। आपको पता है सबसे बड़ा साइज में तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। सीजियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा क्योंकि सबसे बड़ा है साइज में, फिर रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। सबसे बड़ा साइज में तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर, सबसे छोटा साइज में तो सबसे कम मेटालिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा साइज में तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सबसे कम साइज में तो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेटालिक जो कैरेक्टरिस्टिक का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो सी रहेगा। उसके बाद देखिए बच्चों 18 का सेकेंड, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलॉन्ग विद एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दो इट शोज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा अनडिसाइडेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसको हम एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस करते हैं, बट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एल्कली मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के जैसे होते हैं। तो हाइड्रोजन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम उसे एल्कली मेटल्स के साथ रखते हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन है, एज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता। सेकेंड है, एज हाइड्रोजन कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी रखता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक रखता है, इसीलिए हम उसे एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस करते हैं। तो सेकेंड का ऑप्शन बी सही है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, कंजूस है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है इंडिया? ओके, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस में उसका क्या ट्रेंड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे जाने पे तो इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज, बात गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस करेक्टली जस्टिफाइज दैट फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम। इनमें से कौन सा रीजन करेक्टली जस्टिफाई करता है कि फ्लोरीन जो है उसका स्मॉलर एटॉमिक रेडियस है लिथियम से? F and Li are in the same group. Atomic size increases down the group. अब देखो लिथियम कहाँ आता है? इधर आता है, फ्लोरीन इधर आता है, तो ये सेम ग्रुप में तो है नहीं, ये सेम पीरियड में है। F and Li are in the same period, बिल्कुल सही बात है। Atomic size increases across the period due to increase in number of cells. Across the period क्या होता है? साइज कम होता है, तो ये बात भी गलत है। F and Li are in the same group. Atomic size decreases down the group, ये बात भी गलत है। F and Li are in the same period and across the period atomic size decreases from left to right, ये बात बिल्कुल सही है कि फ्लोरीन और लिथियम जो है वो सेम पीरियड में लोकेटेड होते हैं, और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों, तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब सुमति की बात चल रही है। सुमति वांटेड टू सी द स्टार्स इन द नाइट स्काई। अब सुमति भी आप लोगों की तरह नटखट बच्ची है, उसे भी क्या करना है? रात को स्टार्स देखने हैं। शी नोज दैट शी नीड्स अ टेलीस्कोप टू सी दोज डिस्टेंट स्टार्स।
अब उसे पता है कि उसे दूर के तारे देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत है। शी फाइंड्स आउट दैट द टेलीस्कोप विच आर मेड अप ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स। उसे पता चला कि जो टेलीस्कोप्स लेंसेज से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स बोलते हैं, और जो मिरर्स से मिलके बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स बोलते हैं। तो वो डिसाइड करती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाने का। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मतलब लेंसेज से बना टेलीस्कोप बनाने की। शी बॉट 2 लेंसेज L1 एंड L2। वो 2 लेंसेज लेके आती है L1 एंड L2, जिसमें से L1 बिगर होता है और L2 स्मॉलर होता है। देखिए दिख रहा है L1 बिगर है और L2 स्मॉलर है। द लार्जर लेंस गैदर्स एंड बेंड्स द लाइट। बड़ा वाला लेंस जो है वो क्या है, लाइट को गैदर कर रहा है। मतलब कैसा हो गया ये, इसका नेचर कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स का नेचर होता है कन्वर्जिंग करने का, तो ये कॉन्वर्जिंग हो गया। उसके बाद है व्हाइल द स्मॉलर लेंस मैग्नीफाइज द इमेज। थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल। थिक लेंसेज जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं टू सी फार अवे, दूर का देखने के लिए। शी नीडेड अ बिग पावरफुल लेंस, अनफॉर्चुनेटली शी रियलाइज दैट अ बिग लेंस इज वेरी हैवी। अब उसे एक बिग पावरफुल लेंस चाहिए था तो बिग लेंस तो ले आई, बट उसे अब क्या रियलाइज हो रहा है कि बड़ा लेंस तो क्या है, बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। हैवी लेंसेज आर हार्ड टू मेक एंड डिफिकल्ट टू होल्ड इन द राइट प्लेस। अब हैवी लेंसेज बहुत हार्ड होते हैं बनाने के लिए और बहुत हार्ड होते हैं, किसी एक जगह पे उन्हें हम होल्ड नहीं कर सकते उनके हैवी होने की वजह से। Also, since the light is passing through the lens, the surface of the lens has to be extremely smooth. अब क्योंकि लाइट जो है वो लेंस से पास हो रही, तो सरफेस जो है लेंस का उसको एक्सट्रीमली स्मूथ होना पड़ेगा। एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज। कोई भी फ्लॉज होंगे, फ्लॉज क्या कर देंगे बच्चों, इमेज को चेंज कर देंगे। इट वुड बी लुक लाइक लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो। अगर कोई भी लेंस पे गंदगी होगी और हम उससे देखेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे कि हम डर्टी विंडो से देख रहे हैं। तो अब देखिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट था, अब अपन को उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, पॉज करते हैं। तो बच्चों अब इस एब्स्ट्रैक्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 to 5। जैसे कि पहले का पैटर्न है, आपको उनमें से ओनली 4 क्वेश्चंस आंसर करने हैं जो भी आपको मोस्ट अच्छे से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज विल सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। अब वो देख के ही पता लग रहा है कि उसको कन्वर्ज करने वाला लेंस चाहिए, लाइट रेस को कन्वर्ज या गैदर करने वाला लेंस चाहिए, तो उसको कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। ओके वेरी गुड, ठीक है। आगे देखो बच्चों, इफ द पावर्स ऑफ द लेंसेज आर इन द रेशियो 4:1। पावर्स का रेशियो क्या है, हमारे पावर को P को इसने L1 और L2 माने, तो L1 और L2 यानी कि P1 और P2 का रेशियो क्या है बच्चों, 4:1 है। तो ये पूछ रहा है कि फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। पावर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ। तो अगर पावर का रेशियो मतलब P1/P2 इज इक्वल टू F2/F1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है ना बच्चों, तो P1/P2 इज इक्वल टू F2/F1 और P1/P2 का रेशियो दिया हुआ है 4/1, तो F1 और F2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4। आई बात समझ में, F1 और F2 का रेशियो हो जाएगा 1:4, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। तो 19th का ऑप्शन बी करेक्ट है, 1:4। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस। लेंस के साथ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सभी को क्लियर है, ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट। सुमति कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है बच्चों विद द लेंसेज एंड फाउंड दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज 3। अब सुमति को एक्सपेरिमेंट करते करते अपने लेंस का मैग्निफिकेशन क्या मिलता है, 3 मिलता है। इफ इन हर एक्सपेरिमेंट विद L2 शी फाउंड इमेज डिस्टेंस टू बी 24 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शी पुट द ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों उसको मैग्निफिकेशन मिला है 3, उसका इमेज डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा।
आपको और हमें सभी को मालूम है मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन है 3 और इमेज डिस्टेंस क्या है 24 सेंटीमीटर। तो u कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा 24/3, 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो फिफ्थ पार्ट। सुमति बॉट नॉट सो थिक लेंसेज फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम। अब सुमति जी जो हैं वो क्या ज़्यादा थिक लेंस नहीं लेकर आई, क्यों? क्योंकि उसने आगे एब्स्ट्रैक्ट में ही बताया था कि ज़्यादा थिक लेंस जो होते हैं वो हैवी हो जाता है उससे टेलीस्कोप, और क्या होता है वो सही पोजीशन पे भी नहीं एडजस्ट होते हैं। तो व्हाट एडवांटेजेस इफ एनी वुड शी हैव विद हर चॉइसेस ऑफ लेंस। तो उसको अपने चॉइस के लेंस की क्या एडवांटेजेस होंगी, देखते हैं क्या एडवांटेज होगा। तो लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस। शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, गलत है ऑप्शन। थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप ईजियर टू हैंडल। बिल्कुल गलत बात है। अगर थिक लेंस होंगे टेलीस्कोप में तो वो उसको हार्ड बनाएंगे ना, डिफिकल्ट बनाएंगे, तो ईजियर तो नहीं होंगे। सी देखो, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। ज़्यादा थिक लेंसेज जो होंगे अगर वो नहीं होंगे तो टेलीस्कोप जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होगा, उसी के साथ में वो एप्रोप्रिएट या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट को ही अलाउ करेंगे पास होने के लिए। तो 19th का ऑप्शन सी करेक्ट है। इज इट ओके विद एवरीवन? ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। अब ये लास्ट एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच अ करंट इज रन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। एक सोलेनॉइड जो होता है वो एक लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर होता है जिसमें करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज द सुपरइम्पोजिशन ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू करंट थ्रू ईच कॉइल। अब ईच कॉइल में जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से आपको पता है जहां भी करंट फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये कह रहा है कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस वजह से होता है, डिफरेंट कॉइल्स में करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड उसके सुपर इम्पोजिशन के कारण हो रहा है। इट इज नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड क्लोज टू जीरो आउटसाइड। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, और बाहर क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। एंड इज सिमिलर टू द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट हैविंग अ नॉर्थ पोल एट वन एंड एंड साउथ पोल एट अदर। और किसके सिमिलर होता है, एक बार मैग्नेट के सिमिलर होता है जिसका नॉर्थ पोल एक तरफ होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डिपेंड करे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द सोलेनॉइड इज डिपेंडेंट ऑन फ्यू फैक्टर्स सच एज द करंट इन द कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड किस चीज पे करता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है सोलेनॉइड के अंदर एक तो कितना करंट पास हो रहा है, दूसरा कितने टर्न्स है सोलेनॉइड में। ठीक है, the following graph is obtained by a researcher while doing an experiment to see the variation of magnetic field with respect to the current in solenoid। अब बच्चों एक ग्राफ ऑब्टेन किया गया, वो क्या किस चीज में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज गिवन इन द ग्राफ इज मिली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, मिली टेस्ला है, करंट की एम्पेयर है। आप और हम सभी जानते हैं बात। ठीक है, तो अब देखो ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसके बेस पे क्या क्वेश्चन हमें मिलता है, लेट्स चेक इट आउट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन लीनियर सोलेनॉइड। बच्चों लीनियर सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। एक लीनियर सोलेनॉइड जो होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या हो जाता है, एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है बच्चों। तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट है। What will happen if a soft iron bar is placed inside a solenoid? क्या होगा अगर एक सॉफ्ट आयरन बार को हम सोलेनॉइड के अंदर
रख दें तो द बार विल बी इलेक्ट्रोकटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट, नहीं। द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज करंट इन द सर्किट। अगर हम सोलेनॉइड के अंदर एक बार मैग्नेट को रख देते हैं तो बच्चों जब तक सोलेनॉइड में करंट होगा तब तक बार मैग्नेट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो सेकंड का ऑप्शन भी करेक्ट है। तो लेट्स मूव अहेड। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए बच्चों, क्योंकि आपको पूरा सैम्पल पेपर वन शॉट में यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। ओके, तो सेकेंड 20 का थर्ड पार्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो किसके सिमिलर होती हैं? अ बार मैग्नेट, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। डी है इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ एनी। तो हम सभी ने पहले ही एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ी है ये बात कि सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल की बार मैग्नेट हो। 20 का क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्रुप अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एक स्टूडेंट जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा है और हमें चेक करना है, आप और हम क्या है, टीचर, क्या चेक करेंगे सही लिखा है या गलत। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दूसरा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फिर थर्ड है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट, बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन बिल्कुल सेकंड सही है बच्चों, क्योंकि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए 20 का फिफ्थ, आपको करने केवल 4 क्वेश्चंस हैं, मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राफ से डिड्यूस करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 13 मिली टेस्ला। फॉर लार्जर करंट्स द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। उसके बाद है सी, फॉर अ करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 मेगा टेस्ला। उसके बाद है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.8 एम्पेयर ऑफ करंट। अब हम ग्राफ से जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो करंट है वो 0.8 एम्पेयर है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो है वो 13 मेगा टेस्ला मिली टेस्ला है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि हमारा 2 मार्क क्वेश्चन है। बाइल जूसेस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बाइल जूस के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, सभी को पता है, बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। बच्चों बाइल जूस के पास कोई भी अप्रोप्रिएट एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूसेस क्या करते हैं बच्चों, फूड का जो मीडियम स्टमक से एसिडिक आया था उसको सबसे पहले अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, मीडियम को क्या कर देते हैं, अल्कलाइन कर देते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। आपको पता है कि बाइल जूसेस का क्या फंक्शन होता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। आपको पता है 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो हमें 2 रीजन देने हैं और हमारे 2 रीजन इनफ हैं, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है बच्चों कि ये एसिडिक मीडियम के फूड को अब वापस अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है कि ये क्या करता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। फिर है इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजंस। बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड सेपरेटेड होता है, रीजन क्या है बच्चों, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ना मिल जाए। अदरवाइज क्या होगा, अगर लेफ्ट और राइट साइड हार्ट का सेपरेटेड नहीं होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, state the events occurring during the process of photosynthesis. Is it essential that these steps takes place one after the another immediately? अब देखो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे 2 मार्क्स में। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कि
कौन से फिनोमिना होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि स्टेप बाय स्टेप ये होना ज़रूरी है या फिर अगर स्टेप बाय स्टेप ना हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है बच्चों, सबसे पहला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, और लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, क्लोरोफिल से होता है। फिर ठीक है, दूसरा स्टेप होता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से। और तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग होते हैं। अब क्या ये नेसेसरी है कि ये स्टेप्स वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली हो, नहीं, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स है, डेजर्ट प्लांट्स में ये इस सीक्वेंस में नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। गिव अ टेस्ट ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड। आपको एक टेस्ट ट्यूब दी गई है और बोला गया है कि इसमें आप कार्बन की कैसे प्रेजेंस को कंफर्म करेंगे। With a valency of 4, how is carbon able to attain noble gas configuration in its compound? और आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चों कार्बन का किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंस चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होने के बाद में भी ये अपने कंपाउंड्स के अंदर नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखा पाता है। तो फर्स्ट देखते हैं बच्चों, कार्बन के प्रेजेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। एयर के प्रेजेंस में हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, एयर की प्रेजेंस में हीट होने के बाद उसमें से गैस इवॉल्व होगी। उस गैस को हमें लाइम वाटर से पास करना है, उस इवॉल्व गैस को लाइम वाटर से पास करना है। अगर लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रेजेंस है वो चेकआउट हो जाता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन गैस से पॉप का साउंड और CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, चाहे वो एप्लीकेशन के फॉर्म में पूछा जाए, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पूछा जाए। उसके बाद है कार्बन की वैलेंसी 4 होने के बाद में भी ये अपने कंपाउंड्स के अंदर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसलिए दिखा पाता है बच्चों क्योंकि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन, जो कि उसकी सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है और लॉन्ग चेन्स और कंपाउंड्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है बच्चों, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के अंदर कामयाब हो पाता है कार्बन 4 वैलेंसी होने के बाद में भी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय अ स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स PQRS विद गिवन मेटल सोल्यूशन। अब देखो आपको 4 सैंपल्स दिए हुए हैं और उनका डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ ये रिएक्शन टेबल है। तो अब हमें अब ऑब्जर्वेशन के बेस पे क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव S है, ठीक है, क्योंकि वो किसी के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा। फिर उसके बाद R देखिए, अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिंग क्या है, सबसे ज़्यादा सबके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, Q रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा Q के बाद P के बाद R और R के बाद S लीस्ट रिएक्टिव है S, इसीलिए क्या है वो सबसे लास्ट में है। तो अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में सेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग Q, फिर P, फिर R, फिर S। सभी को आई बात समझ में? ओके चिल्ड्रन, आगे चलते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स विद CuSO4। अब आप देखो Q रिएक्ट्स विद CuSO4 तो क्या बनेगा, QSO4 प्लस Cu। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। Q ने क्या कर लिया, SO4 के साथ अपना कंपाउंड बना लिया और Cu कहाँ आ गया, बाहर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास हुई, ये रेड और ये वॉयलेट दिखा रहा है। अब एक स्टूडेंट है यहाँ पर आप जैसा,
तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द above phenomena in the lab as white light passes through a prism. व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास हो रही है और स्टूडेंट ने फिनोमेना ऑब्जर्व किया. Among many other colors, he observed the position of two colors, red and violet. सारे कलर्स में से उन्होंने दो कलर्स को देखा, रेड कलर को और वायलेट कलर को. तो व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड? प्रिज्म में से लाइट के इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से जब पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. यस, वेरी गुड, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. फिर उसके बाद है व्हाट इज द रीजन ऑफ वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन रेड लाइट. दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, फिनोमेना का नाम पूछा है बच्चों. दूसरा आपसे पूछा है कि वायलेट लाइट जो है वो रेड लाइट से ज्यादा बेंड क्यों हुई. अब रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है और वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होती है. वायलेट लाइट की वेवलेंथ कम होने के कारण वो रेड लाइट की तरह ज्यादा बेंडिंग शो करता है. अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 26. अब आपको दिया हुआ एक छोटा सा सर्किट. अब a student has two resistors, 2 ohm का resistor और 3 ohm का resistor. She has to put one of them in place of R2 as shown in the circuit. अब उसके पास एक 2 ohm का है बच्चों और एक 3 ohm का है. अब उसे एक R2 की प्लेस पे रखना है. 2 का भी रख सकती है वो, 3 का भी रख सकती है. द करंट दैट शी नीड्स इन द इंटायर सर्किट इज एग्जैक्टली 9 एम्पेयर. अब उसे करंट क्या चाहिए, आए कितना चाहिए, 9 एम्पेयर. ठीक है. शो बाय कैलकुलेशन विच ऑफ द 2 रेजिस्टर्स शी चूज. अब वो इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टर चूज करेगी, सॉरी इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस चूज करेगी इस R2 के लिए. तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों. पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज जो है वो हमेशा सेम रहता है. तो ये 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, R1 दिया हुआ है 4 एम्पेयर और तो सबसे पहले पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/RP इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2. सॉल्व करेंगे बच्चों इसको आगे तो 4/3. क्या सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, 4/3. तो बच्चों कौन सा हमें प्लेस करना चाहिए, 2 ओम का. वेरी गुड. हमें 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, 2 ओम का जो रेजिस्टर है उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें करंट जो है एग्जैक्टली 9 एम्पेयर शो होगा. ओके चिल्ड्रन. तो नेक्स्ट मूव अहेड. अब देखो आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट्स. अब सेक्शन सी पे आ गए हैं हम. वो सेक्शन जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उस सेक्शन पे हम लोग आ गए हैं. तो आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट राउंड येलो सीड्स, मतलब राउंड येलो 630 पाए जा रहे हैं, राउंड ग्रीन 216, रिंकल येलो 202 और रिंकल ग्रीन 64 नंबर में पाए जा रहे हैं. तो अब एनालाइज करो इस रिजल्ट को और मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करो. बच्चों ये रेशियो क्या है, अगर हम ये रेशियो चेक करें तो ये रेशियो आ रहा है 9:3:3:1. और कौन सा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बता रहा है ये बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. कि नेक्स्ट जेनरेशन के अंदर जो इनहेरिटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली होता है. मतलब एज सच पेरेंट के कैरेक्टर्स नहीं चाहती, उसमें रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, न्यूली फॉर्म्ड पेयर्स भी देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. इसके अंदर क्रॉस क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें राउंड और येलो का जो क्रॉस कराया जाता है वो रिंकल्ड और ग्रीन के साथ कराया जाता है. जब रिंकल्ड और ग्रीन के साथ इनका क्रॉस करवाते हैं तो सेकेंड जनरेशन में हमें ये 9:3:3:1 का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ना कि एज इट इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन की तरह जाते हैं. ठीक है. न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन से हटके भी कॉम्बिनेशंस नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं. अब फिफ्थ है, सॉरी ऑड में है, इंटरनल चॉइस है. In humans, there is 50% probability of birth of a boy and 50% probability that a girl will be born. 50% probability है कि एक boy born होगा, 50% probability है कि girl born होगी. ये आप सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि फीमेल्स के पास तो X क्रोमोसोम ही है भैया.
मेल के पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम भी होता है और वाई क्रोमोसोम भी होता है। ये मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ फीमेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होगा तो बेबी गर्ल बॉर्न होगी, और ये मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ फीमेल का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज होगा तो बेबी बॉय में डेवलप होगा। तो बच्चों अब ये कह रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये मैंने बार बार मेरे लेक्चर्स में भी बताया है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, तो ये एक सोशल इशू के साथ साथ एक जनरल मुद्दा भी है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे किसी भी और फॉर्मेट में बोर्ड में पूछा जा सकता है, चाहे ये आपसे इस फॉर्मेट में पूछा जाए कि फीमेल्स को क्रिटिसाइज करना कहाँ तक जिम्मेदार है, कहाँ तक सही है, किसी भी वे में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी 50% गर्ल चाइल्ड बॉर्न होने की होती है और 50% बॉय चाइल्ड बॉर्न होने की होती है। इसमें किसी भी जेंडर का कोई भी रोल नहीं है, और कहीं हद तक देखा जाए तो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट एट ऑल फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास तो दोनों एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, डबल एक्स कॉम्बिनेशन के क्रोमोसोम्स हैं। चलिए लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 28, प्लास्टिक कप्स वर यूज्ड टू सर्व टी इन ट्रेन्स। ट्रेन्स में टी सर्व करने के लिए प्लास्टिक के कप्स यूज किए जाते थे अर्ली डेज में। बाद में क्या हुआ, कुल्हड़ यूज होने लग गए। कुल्हड़ के बाद प्लास्टिक कप की जगह अब पेपर के कप यूज होते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक्स टू कुल्हड़्स एंड देन फाइनली टू पेपर कप्स? क्या रीजन है इस शिफ्ट का कि पहले तो प्लास्टिक से हम कुल्हड़ पे गए, फिर कुल्हड़ से हम पेपर पे आ गए। अब बच्चों देखो, आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है नेचर के लिए। वो एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो कि क्या करता है, बायोडिग्रेडेबल मतलब नेचर में ऑटोमेटिकली नेचर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ वो डिकम्पोज नहीं होता। तो बच्चों उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं अगर एनिमल्स उसे खा लेते हैं तो। उसके अलावा सॉइल के अंदर वाटर टेबल को डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि ये सालों साल कहीं नहीं गलते हैं, और साथ में प्लास्टिक्स जो है वो इजीली डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए बच्चों हम लोग शिफ्ट हुए पहले कुल्हड़्स पे, और फिर अब हम फाइनली पेपर्स पे, पेपर कप्स पे शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये हमारा, इसको आप 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 बुलेट पॉइंट्स में अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बार बार टेस्ट में, बोर्ड पैटर्न के टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन भी दिया है, हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है इस क्वेश्चन की। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चों? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है इन किडनी, ठीक है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है बच्चों? यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स के रीएब्जॉर्प्शन होते हैं, जो चीज़ें यूजफुल होती हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो बचे हुए सॉल्ट्स और वेस्ट मटेरियल्स हैं वो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते और बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने होते हैं, उसे हम यूरिन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म ड्रॉ करके समझाना है। आई बात समझ में? ओके, तो मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following reaction is an endothermic reaction where decomposition also happens? अब इनमें से कौन सी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी रिएक्शन जो कि हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी रिएक्शंस है। रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट बिल्कुल एंडोथर्मिक है बच्चों। फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी एक्सोथर्मिक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर जो है वो एंडोथर्मिक है। तो हमारे पास 2 रिएक्शंस आती हैं बच्चों जो कि कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक होती है। बाद में है क्वेश्चन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे। सिल्वर क्लोराइड को जब ओपन में रखा जाता है तो वो ग्रे टर्न हो जाता है। अब इसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ हमें बताना है, ठीक है। 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 2AgCl जो है, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में बताना है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? 2Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसको हमने केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स A, B, C, D एंड E इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। A, B, C, D और E 5 एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब सबको अपन को क्वेश्चन आंसर करने हैं। विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2? कौन से एलिमेंट की वैलेंसी 2 है? सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है D, तो वैलेंसी होगी D की 2। ठीक है, फिर उसके बाद है विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? कौन सा एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव होगा? बच्चों बताओ। C18 ग्रुप में प्रेजेंट है, नोबल गैस वाले ग्रुप में प्रेजेंट है। जो भी नोबल गैस में प्रेजेंट होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट और नेग्लिजिबल, तो C ऑप्शन करेक्ट है। आउट ऑफ D एंड E विच एलिमेंट हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस? D और E में से किसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा? आपको पता है बच्चों, लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो आप और हम बता सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैल्शियम के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 क्लोरीन्स होते हैं, एक को एक कम है, एक को और दूसरे को भी एक कम है। कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने होते हैं? आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 7 है। अब देखो शेयरिंग कहाँ होती है? ये इधर गया, ये इधर, तो क्या बन गया बच्चों? CaCl2। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। वेरी गुड। ओके, लेट्स मूव अहेड। दूसरा है क्वेश्चन, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वियस फॉर्म? आयनिक कंपाउंड्स जो हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते बट मोल्टन और एक्वियस फॉर्म में करते हैं। इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें फ्री आयंस की प्रेजेंस चाहिए होती है। फ्री आयंस की जो है एक्वियस और मोल्टन फॉर्म में उसे फ्री आयंस फ्री मोशन करने के लिए मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से। तो अगर उसको मोशन करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? तो बी का रीजन होता है ये। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33 एंड डायमंड इज 2.42। अब इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड? आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी या फिर कम होगा वहां पर फास्ट होगी? बताइए। Since the refractive index of diamond is more, hence the speed of light is lesser in diamond. तो बच्चों डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से उसकी जो स्पीड है लाइट की वहां पे कम होगी। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर? अब डायमंड का क्या है? 2.42 है और विद रिस्पेक्ट टू वाटर 1.33। कैलकुलेट कर लीजिए, सोल्यूशन क्या आएगा? ऑलमोस्ट 1.82 के अप्रॉक्स आएगा। आई बात सभी बच्चों को समझ में? ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग pH वैल्यूज टू द सॉल्यूशन गिवन बिलो। अब देखो 1, 7, 10 और 13। 1 किसकी pH हो सकती है? 1 हो सकती है गैस्ट्रिक जूसेस की, एग्जैक्टली। फिर है 7, ब्राइम की जो pH होती है वो होती है 7, न्यूट्रल होता है ना लगभग ब्राइम। 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए। यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और 13 क्या होगी? एक्वस सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो बच्चों, अमित एंड रीता डिसाइडेड टू मेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू केक बैटर। एक्सप्लेन विद अ बैलेंस्ड रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा। मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि हमें क्या करना है, 4 सैंपल्स में से
बताना है कि कौन सा पीएच किसका होगा। तो हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। और अब हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रीता और अमित जो हैं उन्होंने बेकिंग सोडा ऐड किया है केक बनाने के लिए। तो केक बनाने के लिए जो यूज़ करने वाला बेकिंग सोडा है उसके और 2 यूजेस क्या होते हैं। तो बेटा बेकिंग सोडा के और भी यूज़ होते हैं। एक तो वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ हो सकता है, दूसरा वो एंटी एसिड की तरह यूज़ हो सकता है। जब हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड रिलीज हो तो उसको ईज करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए भी रिलीज हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट, 4 samples A, B, C and D change the color of pH paper or solution to green, reddish pink, blue and orange. Their pH was discovered as 7 to 10.5 and 6 respectively. Which of the following samples has the highest amount of hydrogen ion concentration? Arrange the 4 samples in decreasing order of their pH. Decreasing order, अब देखो आप बताओ, जिसका pH कम होगा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब किसका pH सबसे कम है? इसका pH सबसे कम है, हाइड्रोजन आयन सबसे कम। जिसका pH सबसे कम उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा। तो 2 वाले में जिसका pH 2 है उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का सबसे ज़्यादा, फिर 6 वाले का, फिर 7 pH का एंड देन लास्ट में 10.5 pH का। तो अरेंज हो गए ऑटोमेटिकली। सेकंड देखिए, राहुल ने ऑब्जर्व किया कि उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक कंटेनर में स्टोर किया और कुछ दिनों बाद क्या हो गया, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही हार्ड हो गया और अपने बाइंडिंग नेचर को लूज कर दिया। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम खुला रखते हैं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है बच्चों, जिप्सम बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में तो देखिए CaSO4 CaSO4 प्लस 1.5 H2O क्या बना देता है बच्चों, CaSO4 डॉट 2 H2O, जो कि क्या होता है बच्चों, जिप्सम। इसीलिए एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है, ठीक है। और हमने इसका रीजन दे दिया। दूसरा हमसे ये बोल रहा था रिएक्शंस दो केमिकल, हमने केमिकल रिएक्शन से भी एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग ऑन वॉल्स। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा यूज बताना है बच्चों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है फ्रैक्चर्स के अंदर जो बैंड्स यूज होते हैं उन बैंड्स को बनाने में, टॉयज को बनाने में यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो लेट्स मूव अहेड, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रेस द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन से फ्रूट फॉर्मेशन तक क्या डिफरेंट चेंजेस फ्लावर में आते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज गाइनोशियम। सबसे पहले एंथर से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे क्या होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स आते हैं, पॉलन ग्रेन्स आते हैं, फिर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे एक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एस्टैब्लिश होता है। जरूरी है ना पहचानना भी तो कि हमारी स्पीसीज का है या नहीं, हर किसी पॉलन ग्रेन को थोड़ी टर्मिनेट कर लेंगे बच्चों। तो पहले वो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब ग्रो होना स्टार्ट होती है, फिर पॉलन ट्यूब एंटर होती है माइक्रोपाइलर पोल से। कहां से, माइक्रोपाइलर पोर से एंटर होती है फीमेल ओव्यूल के अंदर, ओ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक में एंटर होने के बाद क्या होता है बच्चों, दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, एक कंबाइन हो जाता है एग सेल के साथ, ठीक है, और जाइगोट बनाता है। दूसरा गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में, यहाँ पे 2 बार फ्यूजन होता है, इसीलिए हम 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, एक तो एग सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ, एक पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए हम इस फिनोमिना को बोलते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन।
फिर क्या होता है बच्चों, ये जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और सेपल्स पेटल्स जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं और सीड्स जो है वो ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। हम लेक्चर्स में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और हमारे हर लेक्चर में क्या है, हमने ये बात की है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डबल फर्टिलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चंस में जरूर आएगा। तो आपको देखने को मिल गया ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चों सीबीएसई सैम्पल पेपर का। अब देखिए इसमें दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, 4 लैंप्स हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड है, 60 वोल्ट की बैटरी है, 3A 4A 5A और थर्ड 3 एम्पेयर। ये चारों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट करंट दिए हुए हैं। एनालाइज करना है व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज्ड। अब देखो देखते ही पता चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स पे डिफरेंट डिफरेंट करंट है, करंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से ये क्या है बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है। प्लस आप कनेक्शन देख के भी बता पा रहे हैं ब्रांचेस में कनेक्टेड है, तो ये कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। Explain with reference to your above answer what are the advantages of the combination of lamps। अब देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, आप सभी जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वोल्टेज जो होता है वो सब तरफ सेम रहता है। अगर घर का एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकियों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर में आपका फैन खराब हो गया तो सारे अप्लायंसेस एज इट इज चलेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, वोल्टेज जो है वो सेम है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है। थर्ड आपसे पूछा गया एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशंस व्हिच लैम्प ग्लोज टू द ब्राइटेस्ट। और देखो बच्चों दूसरा एडवांटेज आप ये लिख सकते हैं कि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है, और 220 वोल्ट जो वोल्टेज जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही सेम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों पैरेलल जो है वो सीरीज के ओवर बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। फिर है प्रॉपर कैलकुलेशन से बताओ आप कौन सा लैम्प जो है वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 एम्पेयर है, यहाँ पे वोल्टेज ये है। अब हमें ये देखना है कि कौन से के पास सबसे ज्यादा करंट आएगा, सबसे ज्यादा करंट किसके पास आएगा वही सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है और जिसके पास ज्यादा करंट है उसका ग्लो ज्यादा होगा। सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो अब देखो यहाँ पे V है 60, तो 6 3 जा 180, यहाँ पे 240, 6 5 जा 300। ये देखो करंट जिसकी ज्यादा उसकी ग्लो भी ज्यादा। फिर है फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पैरेलल में अरेंज है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, मतलब 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/3, ठीक है। सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों इसका, लास्ट में क्या आएगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का दैट विल बी 4 एम्पेयर, ठीक है, 4 ओम, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर। बच्चों आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद हो तो हिट लाइक, शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सीबीएसई सैम्पल पेपर 10th क्लास के साइंस के सोल्यूशन के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए सिंथेसिस के चैनल को। बच्चों अपना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कीजिए सिंथेसिस के साथ। आज ही आप सभी का स्वागत है सिंथेसिस की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।